द हिस्ट्री पॉइंट में आज जानिए अफगान तालिबान का इतिहास और कैसी है इसकी लीडरशिप। पश्तो भाषा में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। 90 की दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला रहा था, उसी समय अफगानिस्तान के गृह युद्ध के दौरान तालिबान का उभार हुआ था। माना जाता है यह पहले मदरसों में उभरा, जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल था। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि उसका मकसद इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन को ख़त्म करना है और वो वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। इसी दौरान साउथ वेस्ट अफ़गानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेज़ी से बढ़ा। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर से सटे हेरात सूबे पर कब्ज़ा जमा लिया और अगले एक साल के भीतर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा जमाया। तालिबान ने उस वक्त राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया। साल 1998 आते आते अफ़गानिस्तान के अधिकांश हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। अफ़गानिस्तान के लोग पूर्ववर्ती सरकारों की गलत पॉलिसियों से तंग आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने तालिबान का स्वागत किया। लेकिन तालिबान ने आते ही सख्त कानूनों को पूरे देश में लागू किया, जिसमें कत्ल के दोषियों को सरेआम फांसी और चोरी करने वालों के हाथ काट देना जैसी सज़ाएं शामिल थीं। तालिबान की इन्हीं नीतियों की वजह से तालिबान की सख्त आलोचना भी की जाती है। अफ़गानिस्तान पर जब तालिबान का शासन था, तब केवल 3 देशों ने तालिबान को मान्यता दी थी, जिनमें पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल थे। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पर हुए हमले के बाद दुनिया का ध्यान तालिबान की ओर गया। हमले के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने सैन्य गुट नाटो के साथ अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन ख़त्म हो गया। तब दुनिया और अमेरिका द्वारा ये मान लिया गया कि अब तालिबान समाप्त हो गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका से हारने के बाद तालिबान एक हिस्से में सिमट कर तो रह गया, लेकिन वहां से धीरे धीरे वो अपनी ताकत बढ़ाता गया। सितंबर 2012 में तालिबानी लड़ाकों ने काबुल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कई बड़े हमले करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साल 2013 में जब तालिबान ने कतर में अपना ऑफिस खोलने का निर्णय लिया, तो लगने लगा था कि अमेरिका और तालिबान की दूरियां अब कम हो जाएंगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अमेरिकी सैनिकों और तालिबान के बीच भरोसा बहुत कमज़ोर था, जिससे हिंसा में बिल्कुल कमी नहीं आई। साल 2015-16 में तालिबान ने 2001 के बाद पहली बार किसी प्रांत को अपने कब्ज़े में लिया था। तालिबान ने रणनीतिक तौर से बेहद अहम माने जाने वाले कुंदूज से अमेरिकी सेना को खदेड़ते हुए अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तालिबान से लगातार जंग लड़ रहे अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हो रहा था, जिससे अमेरिकी जनता को ये लगने लगा था कि अफ़गानिस्तान युद्ध में उनके सैनिकों की जान और बिलियन डॉलर्स बेकार जा रहे हैं। जनता की तरफ से पड़ रहे दबाव के कारण अमेरिका पर युद्ध समाप्त करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने सारे सैनिकों को वापस लाने को सहमत हो गया। वहीं तालिबान ने वादा किया कि वह अल-कायदा या किसी अन्य उग्रवादी समूह को अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काम करने की अनुमति नहीं देगा। समझौते के तहत ये भी तय किया गया कि 1000 अफ़गान सुरक्षा बलों के बदले 5000 तालिबान कैदियों की जेल से रिहाई की जाएगी। साथ ही तालिबान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया जाएगा। इस समझौते के बाद अमेरिका और अन्य सहयोगी देश उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफ़गान सरकार और तालिबान आपस में बातचीत करके अपनी सरकार की रूपरेखा तय कर लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते के अनुसार अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू कर दी और सितंबर 2020 में अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हुई। हालांकि बातचीत कभी भी सफल होती नहीं दिखी। तालिबान लगातार अशरफ गनी के इस्तीफे की मांग कर रहा था। वहीं अशरफ गनी तालिबान को कभी भी राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान अमेरिका में नेतृत्व बदला। ट्रंप की कई नीतियों से असहमत होने के बावजूद मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की आखिरी तारीख
31 अगस्त 2021 तय कर दी। इसका असर ये हुआ कि एक तरफ अफगान सरकार और तालिबान के बीच लगातार बातचीत असफल हो रही थी, तो दूसरी तरफ तालिबान तेज़ी से अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा था। देखते ही देखते 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने सबको चौंकाते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि राष्ट्रपति सहित कई बड़े नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा और अफगानी सेना ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। तालिबान की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपने 30-40 सहयोगियों के साथ की थी। साल 2013 में मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत हो गई थी। इसके बाद मुल्ला मंसूर को तालिबान का प्रमुख बनाया गया। मई 2016 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की हत्या कर दी। इसके बाद इस संगठन की कमान उनके डिप्टी रहे हिबतुल्लाह अखुनज़ादा को सौंपी गई। वर्तमान में तालिबान की कमान अखुनज़ादा के ही हाथ में है। अखुनज़ादा को ही तालिबान का सुप्रीम लीडर माना जाता है। तालिबान के लोग उन्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर बुलाते हैं। अखुनज़ादा के बाद तालिबान में दूसरे नंबर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आता है। बरादर को तालिबान का प्रमुख राजनीतिक चेहरा माना जाता है और यही सार्वजनिक मंचों पर तालिबान का नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। 2010 में अमेरिका के निर्देश पर पाकिस्तान ने बरादर को कराची से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। साल 2018 में ट्रंप प्रशासन ने शांति वार्ता के मद्देनज़र बरादर को रिहा करवा लिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान उन्हें अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। तालिबान में तीसरा बड़ा नाम मुल्ला याकूब का है। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं और मुल्ला याकूब को तालिबानी सेना का चीफ माना जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में मुल्ला याकूब को तालिबान का प्रमुख बनना था, लेकिन अनुभव की कमी के चलते ये जिम्मेदारी अखुनज़ादा को दे दी गई थी। मुल्ला याकूब को तालिबान के अगले चीफ के तौर पर भी देखा जाता है। इसके बाद तालिबान में अगला नाम सिराजुद्दीन हक्कानी का आता है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने करीब 70 करोड़ रुपयों का इनाम रखा है। ऐसा माना जाता है कि तालिबान के फाइनेंस मामलों की देखरेख सिराजुद्दीन हक्कानी के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन, शेर मोहम्मद अब्बास, अब्दुल हकीम, मौलवी शहाबुद्दीन को भी तालिबान का बड़ा लीडर माना जाता है। मौलवी शहाबुद्दीन पर संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में पाबंदी लगाई थी, लेकिन आज मौलवी शहाबुद्दीन तालिबान अमेरिका की शांति वार्ता में तालिबान के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। तालिबान का इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र बेहद मजबूत माना जाने लगा है। हाल ही में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है, उसके बाद से इस दावे को और बल मिला है। पिछले महीने की 8 तारीख को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार कर दिया था। No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. 10-11 अगस्त को अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगले 90 दिन में तालिबान काबुल पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन 14 अगस्त को आला अधिकारियों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई कि तालिबान अगले 2 से 3 दिन में काबुल पहुंच सकता है। इस चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद तालिबान काबुल पहुंच गया और अपना कब्जा जमा लिया। इस घटनाक्रम के बाद ये सवाल खड़े हुए कि आखिर तालिबान ने बिजली की रफ्तार के साथ इतनी बड़ी दूरी कैसे तय की। रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई कि एजेंसियां तालिबान के खुफिया तंत्र को भेदने में नाकाम रहीं। इससे पहले तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत को तालिबान ने तकरीबन 2 साल तक दुनिया से छिपाए रखा। करीब 2 दशक से तालिबान की आवाज़ बनकर तालिबान का पक्ष रखने वाले तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का चेहरा भी तालिबान ने हमेशा दुनिया की नज़रों से ओझल रखा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को तालिबान का एक रहस्यमयी चेहरा माना जाता है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्हें अमेरिका की खुफिया एजेंसी कई सालों तक तलाश करती रही है। बीते मंगलवार 17 अगस्त को तालिबान ने अपने इतिहास की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं के द्वारा करवाई, जिसके बाद दुनिया ने पहली बार ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का चेहरा देखा। तालिबान के कई बड़े नेता, जिसमें खुद उसके चीफ अखुनज़ादा शामिल हैं, उनका ठिकाना कहाँ है? तालिबान ने इसे अभी तक राज ही रखा है
और इस राज को अभी तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी भेदने में संघर्ष करती नजर आती हैं।